हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। पहले तो आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि अचानक शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी स्टूडेंट्स, और तो उसके चलते मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुआ, डिले हुआ। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। फर्स्ट क्लास है मेरी और एक बहुत अच्छा, कोई नहीं, देर हो जाती है कई बार। आई होप आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी पे आप लोगों का स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पे आपको यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों लेवल पे आपको इंडिया के बेस्ट और टॉप एडुकेटर्स, बेस्ट कंटेंट मटेरियल से आपको बेनिफिट होने जा रहा है। तो आज ही आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो डेली लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है, यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी है और स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो डेली लाइव क्लासेस है उसके द्वारा आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हो वो आप अपने एडुकेटर से पूछ सकते हैं। उसके साथ ही आंसर पोल्स की भी यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी आपको। स्ट्रक्चर कोर्स है, मतलब चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों लेवल पे आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगी। अनअकैडमी आपको कंप्लीट पैकेज देगा और बेस्ट पैकेज है आपके सामने। उसके साथ ही रेगुलर आपके मॉक टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका डिटेल में एनालिसिस भी होगा। और अनलिमिटेड एक्सेस है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार अनअकैडमी को सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप यूपीएससी की तैयारी कराने वाले सभी को जो एडुकेटर्स है उनके कोर्स तक आपकी एक्सेस होगी। अगर आप में से अभी तक किसी ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, अनअकैडमी पे इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है, जिनसे आप अपनी तैयारी को एक शानदार शेप दे सकते हैं, बेहतर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। किसी भी लेवल पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर बात की जाए कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज मिलेगा आपको यहाँ पे, जहाँ पे 15,000 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है। पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ऑप्शनल कोर्सेज है, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। उसके साथ प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी सेशंस भी आपके लिए आने वाले हैं बहुत जल्दी। एनसीईआरटी समरीज है, आर्ट एंड कल्चर है और आंसर राइटिंग के कोर्सेज है। तो कुल मिला के जो आपको फिजिकल क्लासेस के अंदर जो सारी क्वालिटी फैसिलिटीज मिलती थी अनअकैडमी, वो सभी ऑनलाइन आपको आपके घर बैठे अवेलेबल कराएगा। तो आज ही अनअकैडमी को सब्सक्रिप्शन को खरीदे। सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास दो आपके लिए प्लान है, एक प्लस का है, एक आइकनिक है। लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड कि आप आइकनिक ले, क्योंकि अगर बहुत 2021 का भी नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आ चुका है। जून में प्रीलिम्स होने वाला है और सितंबर में आपका मेंस होने वाला है। और कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें आपको जो बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम आने वाली है, आपको जो पर्सनल मेंटरशिप चाहिए थी, डेली जो मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस चाहिए थी, और उसके साथ साथ स्टडी के प्लान भी आपको डेवलप करने होंगे आपके, और पर्सनलाइज फीडबैक, वो सारी चीज़ें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिलेगी। ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और उसके साथ ही हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन भी है, जिसकी 1 ईयर और 2 ईयर की फी मैं आपको बता देता हूँ। 1 ईयर फी है 44,000। यदि आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करते हैं तो आपको 39,600 में पड़ेगा कोर्स, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जो 2 ईयर की फी है वो 64,000 है, और रेफरल कोड नवीन1 को यूज करते हैं तो वो आपको 57,600 में पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपको नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बोला कि अभी जो 2021 को टारगेट करना चाहते हैं, 22 को टारगेट करना चाहते हैं, और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन देना चाहते हैं, एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए आपको। आई पर्सनली रिकमेंड, जो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स में अवेलेबल है। अगर जो 1 ईयर वाले कोर्स की फी है 64,000, मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो आपको 57,600 का मिलेगा। और 2 ईयर 99,000 है, और अगर रेफरल कोड नवीन1 को यूज करते हैं तो आपको 89,100 रुपये में पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, देखो आज रात को 10 बजे मेरी
जो लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लास है इंडिया मैपिंग के ऊपर, जो बच्चे 2020 का पीटी देने जाने वाले हैं या 2021 में पीटी देंगे, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज रात को देखना ना भूले आप लोग। तो अब शुरू करते हैं स्टूडेंट अपने आज के टॉपिक पे। देखो, यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 4 है हमारा, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। जैसे कि आप सभी जानते हैं 250 मार्क्स का ये हमारा पेपर है और इसमें केस स्टडी और जो थोड़ा आपका थ्योरी पार्ट आता है। थोड़ा सा मैं इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, ताकि इजी रहेगा आपको समझने में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट न्यू होंगे। हम जीएस पेपर 4 की बात कर रहे हैं मेंस में, यूपीएससी। ओके, ये 250 मार्क्स का पेपर है हमारा। देखो, ये इसको अकेला पेपर नहीं समझना। पहली बात तो जो हमें यहाँ पे समझना है, जो एथिक्स का पेपर है ना स्टूडेंट, ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करने जाने वाला है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। देखो, पहले तो एक खुद ही 250 मार्क्स का पेपर है। आपने अच्छे से मेरे साथ तैयारी की तो आपको 110 प्लस मिनिमम मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, इतने आएंगे ही आएंगे आपके। जो कि हिंदी मीडियम में अभी तक एथिक्स को लेके सबसे ज्यादा क्राइसिस चल रहा है स्टूडेंट, जहां पे जो स्टूडेंट्स है एक उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे उनके जितने आने चाहिए थे। ओके, उसके साथ आपकी बात की जाए ऐसे, जैसा कि आप जानते हो 2 ऐसे आते हैं पार्ट ए में और बी में, सेक्शन ए और बी करके यूपीएससी मेंस में। उसमें से हर साल आपको कम से कम एक ऐसे ऐसा जरूर मिलने वाला है स्टूडेंट, जो आपको एथिक्स से अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उस एक ऐसे को मिनिमम, कई बार हो सकता है दोनों ऐसे भी वहां से आप टैकल कर ले जाओ, तो वहां से आपको ऐसे में हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद इंटरव्यू की अगर बात करें, आपके इंटरव्यू में कई बार आपने देखा होगा एथिक्स का इतना बड़ा रोल है। एक तो वहां से एथिक्स के अंदर जो सारे वैल्यूज मिलते हैं ना आपको, वो सारे वही वैल्यूज है जो सिविल सर्विसेज में रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने एथिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है एक तो वो बहुत अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट। उसके साथ जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके, उनको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। कोई भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो जो एथिक्स का जो पेपर है, तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ ये अकेला पेपर ही आपको 500 से ज्यादा मार्क्स आपको हेल्प करने वाला है। इसलिए इसको बहुत तसल्ली से करेंगे, कंप्लीट एथिक्स को करेंगे। एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको कंप्लीट करेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, और इतने अच्छे से करेंगे ना कि आपकी उंगलियों पे एथिक्स हो जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये देखो, नॉर्मली हम एथिक्स से क्या समझते हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो एथिक्स है उससे आप समझते क्या है, तो सभी बोलेंगे कि एथिक्स नैतिकता, नीति शास्त्र, बहुत सारे शब्द आएंगे, सही गलत, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, ऐसे बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते हैं। और कई बार जो मोटा मोटा हम मतलब निकालते हैं या तो राइट क्या है और क्या रॉन्ग है। तो हमारा जो ज्यादा मतलब होता है एथिक्स में वो राइट और रॉन्ग से होता है। तो क्या सही है क्या गलत है, इसके निर्धारण करने में एथिक्स हमें मोटा मोटा जो मदद करता है। अब जैसे स्टूडेंट बहुत सारे आपने देखे होंगे, जो सिलेबस में भी देखा होगा आपने, जब जीएस पेपर 4 का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे टर्म हैं जो हमें बिल्कुल आम भाषा में तो बिल्कुल सारे एक जैसे ही लगते हैं हमें, जैसे एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यू। देखो, यहां मैंने इंग्लिश में लिखने का एक कारण है, अगर आपने यूपीएससी के जीएस पेपर 4 मेंस का आपने क्वेश्चन पेपर देखे हुए स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के, तो जो हिंदी की टर्मिनोलॉजी है और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में फर्क है। मतलब कई बार आपने, मैं आपको आने वाली क्लासेस में दिखाऊंगा भी कि कहाँ हिंदी में और इंग्लिश में जो पूछता है और हिंदी में जो पूछ रहा है उसके अंतर जो अर्थ में है ना, जो वो पूछने जा रहा है उसमें फर्क आ जाता है। इसलिए एथिक्स में हम जो एक काम करने जाने वाले हैं कि जितने भी टर्म्स होंगे वो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, उनका पूरा डिटेलिंग हिंदी में होगा। मतलब एथिक्स, तो इसको एथिक्स ही समझेंगे। तो जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, तो आपको ये देखना है उसने एथिक्स पूछा है या मोरालिटी पूछा है। हिंदी वाले में मत चक्कर में पड़ना, उसमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है।
तो ये सारे शब्द है जो हमारे एथिक्स हुआ, मोरालिटी हुआ, वैल्यू हुआ, उसके बाद बिलीफ हुआ, ये आइडियल्स हुए, वर्च्यूज हुए, एटीट्यूड हुआ, ऑनेस्टी, रूल, लॉ और उसके साथ इंटेग्रिटी। ये सारे शब्द का क्या मतलब है, ये एथिक्स से, मोरालिटी से, वैल्यू से किस तरह से जुड़े हुए हैं, एक बहुत फाइन लाइन है स्टूडेंट इन सब के बीच में। और देखो, जब आंसर राइटिंग में आपको जब तक एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होगा ना शब्द का, कि मेरे को सत्यनिष्ठा कहाँ यूज करना है, इंटीग्रिटी, तो जब तक इंटीग्रिटी का मतलब ही नहीं पता वास्तविक, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे? उल्टे सीधे शब्द लिखोगे, फिर वो हम सोचते पेपर पूरा अटेम्प्ट हुआ, नंबर नहीं मिलने वाले वहां पे। तो हम जो अपनी क्लास है आज की, एक हमारी एक बेसिक इंट्रो क्लास है, उसमें हम ये देखेंगे कि ये एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, बिलीव्स, आइडियल्स, वर्च्यूज, एटीट्यूड, ऑनेस्टी, रूल्स, लॉ, इंटीग्रिटी, ये सारे है क्या, इनसे हमें मतलब क्या लेना है। ओके, आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बीच बीच में आप बताते रहे मुझे, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहना कोई अगर दिक्कत हो आप लोगों को। तो ये आया हमारा सिलेबस की शुरुआत होती है टॉपिक की, जो पेपर है नीति शास्त्र। ओके, एथिक्स। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं एथिक्स है क्या स्टूडेंट, आप लोग क्या मुझे बता पाएंगे? कितने लोग बताने की सिचुएशन में है? चलो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, देखो नीति शास्त्र है क्या। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा समझने वाला सब्जेक्ट है, बहुत धीरे धीरे समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बहुत अच्छे से हमें, क्योंकि एक बार अच्छे से समझ में आ गया ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये सब्जेक्ट आपको। तो आज की फर्स्ट क्लास है, इसमें मैं अभी आपसे सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक बहुत बल्कि सिलेबस है, डिस्कस करूंगा तो आपको बोरियत फील होगी। तो मैं आज सबसे पहले थोड़े थोड़े टर्म्स लेके आया हूँ एथिक्स के आपके सामने, ताकि आपको पता रहे कि एथिक्स है क्या, मोरालिटी क्या है, वैल्यूज क्या है, वर्च्यूज क्या है, ये समझेंगे आज पहले हम। ओके, अब ये देखो, सबसे पहले नीति शास्त्र की अगर बात की जाए कि नीति शास्त्र है क्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोला हमने, एथिक्स। तो नीति शास्त्र शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द है हमारा एक एथोस। क्या है? ग्रीक शब्द एथोस है, जिससे इसकी व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज। ओके, और यह सही अथवा गलत के मानक है जिन्हें समाज या संगठन द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो हुआ क्या नीतिशास्त्र बेसिकली, इसने बताया, पहले तो व्युत्पत्ति बताई गई कि इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द एथोस से हुई है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज। और ये है क्या? एथिक्स। ये सही और गलत को निर्धारित करने वाले स्टैंडर्ड्स है, जो बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और इनको जिन्हें निर्धारित कौन कर रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है? जिन्हें यहाँ पे देखो क्या लिखा है, समाज, कोई संगठन या कोई संस्था द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, समाज में हम बोलते हैं ना कि मदिरापान एक गलत आदत है, तो समाज ने ही उसको निर्धारित किया कि कुछ जो व्यवहार है, मानव व्यवहार, वो गलत है। जैसे बोलेंगे चोरी, मर्डर, ये सारे क्या है, गलत जो क्या है, गतिविधियां है, तो उनको किसने, समाज ने क्या ठहराया, सही और गलत ठहराया है अपने मानदंडों के आधार पे। तो जब बात नीति शास्त्र की होगी तो इसका मतलब होगा या तो किसी समाज ने, सोसाइटी ने, किसी संगठन ने, किसी संस्थान ने जो सही और गलत को निर्धारित करने के जो मानक दिए हैं, वो है आपके नीति शास्त्र। आया होगा इतना समझ में? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट, किसी भी तरह का डाउट हो। उसके बाद थोड़ा मैं इसकी टर्मिनोलॉजी पे ही चला जाता हूं। जो एथिक्स हमने जो देखा, हमने देखा एक कि ये एथोस है, ग्रीक शब्द, लेकिन जो ये एथोस है, देखो इसको एथिकोस भी आप कई जगह पढ़ोगे कि एथिक्स जो है एथिकोस से निकला है, जो एक अन्य ग्रीक शब्द किससे, एथोस से निकला है। तो कुल मिला के मैंने एथोस लिखा है, आप एथिक्स लिखो, उसको एथिकोस से या एथोस से, उससे कंफ्यूजन नहीं होना। तो आप एथिकोस भी देखने को मिलेगा आपको, जैसे सेकंड एआरसी की हमारी 4th रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी की 4th रिपोर्ट कि जब आप उसका इंट्रो वाला पेज देखोगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि एथिकोस से ड्राइव हुआ है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि एथोस से ड्राइव हुआ है। तो ये मैंने दोनों ही बता दिए कि जो एथिक्स है
वो किससे ड्राइव हुआ है? एथिकोस से। लेकिन एथिकोस खुद किससे ड्राइव हुआ है? एथोस से। तो ये कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है इसमें। ओके, तो ये परिभाषा हो गई नीति शास्त्र की कि सही और गलत के मानदंड है जो समाज बताएगा, कोई संस्था बताएगी या कोई संगठन बताएगी, भैया ये काम करोगे तो गलत काम होगा, ये काम करोगे तो सही काम होगा। या इसको एक अन्य परिभाषा में मैंने बांधा है यहाँ पे, ये देखो, मानवीय जीवन के आचरण, चरित्र और संस्थाओं के मानक तैयार करने वाला विज्ञान नीति शास्त्र। फिर देखो, अगर पहली वाली डेफिनेशन समझ गए होंगे तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है इसने कि हमारे जीवन में हमारे आचरण, जो भी हम आचरण कर रहे हैं, या हमारे चरित्र और या संस्थाएं हैं, उनके अगर कोई मानक तैयार करता है, वो मानक तैयार करने वाला ये एक विज्ञान है नीति शास्त्र। ये देखो, तो ठीक है, यही पढ़ा हमने पहले डेफिनेशन में भी। और यहाँ पे जो लिखा है कि इसमें बाह्य नियंत्रण होता है। देखो, कई बार आप कोई गलत काम क्यों नहीं करते? आपको डर रहता है कि मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, लोग बाग क्या बोलेंगे, यानी कि आपके ऊपर एक बाह्य नियंत्रण है। तो ये देखो, तो एथिक्स में भी क्या है? एक नियंत्रण होता है। और वो नियंत्रण कैसा है? वो नियंत्रण है बाह्य नियंत्रण। ये बात ध्यान रखना, यानी कि एक्सटर्नल चीजें आपको कंट्रोल कर रही है, समाज कंट्रोल कर रहा है, उसके नियम कानून मानदंड कंट्रोल कर रहे हैं आपको। या एक और परिभाषा समझने के लिए, वह आदर्श मूलक विज्ञान है, नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक विज्ञान है जो मानव के ऐच्छिक कर्मों का, देखो यहाँ पे आए ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म कौन से होते हैं? जो आपने अपनी इच्छा से किए हैं। समझ गए? तो नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक विज्ञान है जो आपके ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन कर उचित अनुचित, शुभ अशुभ के नियंत्रण के लिए मानदंड प्रस्तुत करता है। ओके, तो क्या हुआ? ये ऐच्छिक कर्म है, मतलब आपको कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। सपोज करो, अगर किसी ने आपके गन पॉइंट पे आपसे कोई काम कराया, तो आपने अपनी इच्छा से करा या बिना इच्छा से? जवाब क्या होगा? बिना इच्छा से। तो जहां आपकी इच्छा ही नहीं थी तो वहां एथिक्स काम ही नहीं करेगा, आपके पास चॉइस ही नहीं थी। तो एथिक्स के लिए जरूरी है कि आपके पास चॉइस हो, आपको खुला छोड़ा जाएगा आपको व्यवहार करने के लिए, क्रिया करने के लिए। फिर आपके पास विकल्प मौजूद होंगे, आप सही करेंगे या गलत करेंगे। जब तक आपके पास विकल्प नहीं होंगे तब तक एथिक्स काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करेंगे कि आपने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत, उचित अनुचित और शुभ अशुभ के नियंत्रण के लिए फिर ये मानदंड प्रस्तुत करता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आपको एथिक्स समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है क्या? किसी का कोई डाउट है? मैं देख लेता हूं एक बार मैसेज में। कई बार पढ़ाते पढ़ाते इतने एंगेज बिजी हो जाते हैं। किसी का कोई डाउट है? चले आगे फिर। ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आया मोरालिटी। देखो, नीति शास्त्र तो हमने पढ़ लिया, नीति शास्त्र पढ़ लिया। नीति शास्त्र में क्या देखा? सही और गलत के मानक, हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, ये बताते हैं। और बताने वाला कौन है? समाज, संगठन, कोई संस्था। ठीक है ना? सेकंड आया हमारा मोरालिटी, जिसको हम बोलते हैं नैतिकता। अब इस नैतिकता के बारे में, ये क्या होती है? देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरालिटी। मोरालिटी की व्युत्पत्ति मोरल्स से हुई है। ठीक है, मोरालिटी कहां से निकला? मोरल्स से। और जिस मोरल्स की व्युत्पत्ति किससे हुई है? एक लैटिन शब्द है, क्या नाम है? मोरालिस, उससे हुई है। और इसका अर्थ है चरित्र। आइए बात समझ में। अभी तो व्युत्पत्ति देखी है, मोरालिटी मोरल्स से निकला, और जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन वर्ड किससे हुई? मोरालिस से हुई। कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, कोई टेंशन ना लीजिए। पूरा एक एक टॉपिक आप देखते जाइए स्टूडेंट्स। कल पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। पहले टॉपिक से लेके लास्ट में केस स्टडी तक एक एक चीज आपके पूरे आपके हाथ में होगी। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेना आपको। और यह तो हमने व्युत्पत्ति तो देख ली नैतिकता की। तो यह व्यक्तिगत स्तर पर क्या है? सही अथवा गलत के मानक। देखो, नीति शास्त्र भी क्या थे? सही और गलत के मानक। और नैतिकता भी क्या है? सही और गलत के मानक। बस दोनों में फर्क क्या हुआ? जो नीति शास्त्र में सही और गलत बताने वाला कौन था?
या तो समाज था, या कोई संगठन था, या कोई संस्था थी। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, ये व्यक्तिगत स्तर पे है, आप खुद डिसाइड करते हो। नैतिकता या मोरालिटी की अगर बात करें, ये नैतिकता की बात करें, सही क्या है गलत क्या है, इसको आप व्यक्तिगत स्तर पे आप डिसाइड करते हो क्या सही क्या गलत। और इसमें क्या होता है, आंतरिक नियंत्रण। उदाहरण के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल कोई टेंशन ना लेना। ये इसमें होता है आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण यानी कि कंट्रोल इसमें बाहर से समाज नहीं कर रहा, आप अंदर से खुद को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, अब ये देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को जो लगता होगा कि जो इंटरकास्ट मैरिज सही है, लेकिन समाज के एक तबके को क्या लग रहा है कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज तो क्या है, गलत है। तो नीति शास्त्र तो क्या कर रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज गलत, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे आपको क्या लग रहा है, सही। तो वो ना, नीति शास्त्र नैतिकता का अंतर समझ में आ रहा है क्या, फटाफट लिख के बताओ। दूसरा, अगर मैं कहूं लिव इन रिलेशनशिप को लेके समाज क्या बोलता है, समाज क्या बोल रहा है लिव इन रिलेशनशिप को लेके, नीति शास्त्र क्या बोलता है, भारतीय अगर परिप्रेक्ष्य में देखो तो वो बोलेगा क्या है, गलत है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं या जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनको वो क्या लगता है, सही लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी कि नीति शास्त्र और नैतिकता, नैतिकता आपकी इंडिविजुअल है, आपको कैसा लग रहा है किसी चीज को लेके। ठीक है, जैसे समाज आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि आप साफ सफाई रखे, स्वच्छता रखे, चोरी ना करे, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत स्तर पे वो सारे गतिविधियां हो रही है ना, तो यानी कि वो फर्क है किसका, नीति शास्त्र का और नैतिकता का, यही फर्क है स्टूडेंट। तो नीति शास्त्र में कंट्रोल कौन कर रहा है, समाज, और नैतिकता में आप अंदर से खुद को कंट्रोल करोगे। ठीक है, वो आपके खुद के विचार है। तो मॉरल्स इंडिविजुअल हुए और जो नीति शास्त्र जो हुआ वो सामाजिक हुआ। एक और एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप चलो सती प्रथा के टाइम पे, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की एक प्रथा है। आप ये बताओ उस टाइम का समाज इसको क्या मानता था, सती प्रथा को तत्कालीन समाज क्या मानता था, सही या गलत। समाज उसको सही मानता था, तभी तो जो महिलाएं थी वो सती हो रही थी। लेकिन राजा राम मोहन राय की अगर बात करें, वो क्या बोलते थे कि गलत है। तो सही और गलत देखो, फिर नीति शास्त्र तो क्या बोल रहा था उसको, सही, और जो राजा राम मोहन राय की नैतिकता क्या बोल रही थी, गलत। यहां से आपको एक चीज एक मोटी मोटी समझ में आई होगी स्टूडेंट, कि जब जरूरी नहीं है कि हमेशा नीति शास्त्र ही सही हो, और जरूरी नहीं है कि हमेशा नैतिकता ही सही हो। इस पे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी परिस्थितियां, देश काल परिस्थितियों का, विचारों का, विश्वासों का प्रभाव पड़ेगा। तो बस ये सही क्या है और गलत क्या है, अभी इतना समझना है हमें कि अगर सही और गलत को समाज निर्धारित कर रहा है, कोई संस्था निर्धारित कर रही है, संगठन कर रहा है, तो वो नीति शास्त्र। व्यक्तिगत स्तर पे आपको चीजें सही और गलत लग रही है, वो आपकी क्या हो गई, नैतिकता। इतना समझ में आया आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है। चले आगे, अब चलते हैं। अब आए हमारे मूल्य। ठीक है, हमारा नीति शास्त्र हो गया, एथिक्स हो गया, दूसरा हमारा मोरालिटी हो गए, तीसरा हमारा जो शब्द आएगा आपको पढ़ने को मिलेगा, मूल्य। अब इसकी भी व्युत्पत्ति देखते हैं। देखो पहले तो मूल्य जो शब्द की व्युत्पत्ति है, एक लैटिन शब्द किससे हुई है, वेलेरे, VALERE से हुई है, जिसका अर्थ है महत्व होना, किसी भी चीज के इंपॉर्टेंस को बताते हैं, वैल्यूज। तो यह किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के महत्व के मूल्यांकन में या निर्णयन में मदद करते हैं। ओके, जैसे मैं आपसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही पूछता हूं जो ईमानदारी है वो अच्छी चीज है या बुरी, उसका जीवन में महत्व है या नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल महत्व तो है, तो ठीक है, तो मूल्य क्या हुआ, एक क्या बताते हैं, ऑनेस्टी एक हमारा क्या हुआ, मूल्य, क्योंकि वो हमें क्या बता रहा है कि उस चीज का, ईमानदारी का हमारे जीवन में महत्व है। मैं कहूं हार्डवर्क, आप 15 घंटे पढ़ोगे तो आपका यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपने
10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी एबिलिटी के हिसाब से पढ़े, तो उससे आपको क्या होगा, यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है या एक डिसिप्लिन टाइम टेबल आपके लिए नहीं है? क्या महत्वपूर्ण बोलोगे सर? बिल्कुल महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन तो हमारे लिए। तो डिसिप्लिन भी क्या हो गया आपके लिए, मूल्य हो गया। ईमानदारी भी मूल्य हो गया। उसके बाद अगर मैं क्या कहूँ कि आपको हमेशा न्याय ही करना है, चीजें सही तरीके से ही देखनी है, तो वो भी आपके लिए क्या है, वैल्यू है। तो कुल मिला के जो वैल्यूज है किसी व्यक्ति को, स्थान को या किसी वस्तु के महत्व को या तो इवेलुएट करने में या निर्णय में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। या देखो फिर एक और डेफिनेशन दी है मैंने, मूल्य वे मानक है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की वांछनीयता, यानी कि वो हमारे लिए डिजायरेबल है या नहीं, या नॉन डिजायरेबल है, उसके इवेल्युएशन में और डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं उस व्यक्ति से मिलूं या ना मिलूं, या मैं उस स्थान पे जाऊं या ना जाऊं। ये सारी चीजों को इवेल्युएट करने में आपकी मदद जो करता है वो है वैल्यूज। अब ये बताओ, ये समझ में आया है आपको या नहीं? अब इसमें देखो मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ एक चीज समझने की कोशिश करो। अभी हमें देखना है मूल्य का, नीतिशास्त्र का और नैतिकता का रिलेशन। देखो मैं 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपके सामने, एक सेकंड रुको, बिल्कुल प्लेन स्लाइड पे लिखते हैं, समझने में और ज्यादा आसानी रहेगी। यहां पे 2 स्टेटमेंट लिखूंगा, आप मुझे बताना। मैं पहले लिखता हूं सभी नीतिशास्त्र, या जिसको हम बोलते हैं एथिक्स, मूल्य है। एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं सभी मूल्य क्या है, नीतिशास्त्र है। आप इन दोनों स्टेटमेंट में से, मैंने 2 स्टेटमेंट बताए हैं, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? कि क्या सभी नीतिशास्त्र मूल्य है? नीतिशास्त्र क्या था, सही और गलत बता रहा था ना, कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, हमारे लिए उस काम को करना जरूरी है, नहीं करना जरूरी। और सेकंड स्टेटमेंट है कि सारे के सारे जो वैल्यूज होते हैं वो नीतिशास्त्र होते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो 2 चीज बोलूंगा मैं यहां पे। मैंने एक बात करा कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम का महत्व है या नहीं आपके जीवन में? बताओ। आप बोलोगे यस बिल्कुल है। तो भाई मूल्य तो क्या थे, महत्व को ही तो बता रहे थे। तो हार्ड वर्क इसका मतलब क्या हो गया, एक मूल्य हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई सपोज करो एक्स पर्सन है, वो हार्ड वर्क नहीं करता, ठीक है, तो क्या आप उसको बोल देंगे कि आप अनैतिक हो? अगर कोई हार्ड वर्क नहीं करता तो आप बोल दोगे यार तुम तो बड़े अनएथिकल इंसान हो, आप तो हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना? नहीं। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि जो मूल्य हो वो क्या हो, नैतिकता भी हो, वो नैतिकता के दायरे में आए। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं। मैं कहूं कि ईमानदारी एक मूल्य है, आप बोलोगे सर बिल्कुल महत्व है इसका जीवन में, जो ईमानदार होंगे सिस्टम अच्छा होगा, संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल होगा, अच्छे लोग आएंगे व्यवस्था में, बुराई दूर होगी। तो आप बोलोगे यस, ईमानदारी क्या है, एक मूल्य हो गई। लेकिन यहां पे देखना, अगर कोई ईमानदार नहीं है, कोई बेईमान है, तो आप उसको बोलोगे ना यार तुम तो गलत इंसान हो, अनैतिक इंसान हो? बिल्कुल बोलेंगे। तो ये अनैतिक हो गया, बिल्कुल अनैतिक हो गया अगर कोई भी बेईमान है तो क्या हुआ, यहां हमने ये देखा कि मूल्य बहुत व्यापक है, बहुत ज्यादा व्यापक है मूल्य, क्योंकि सिर्फ हमें महत्व का बता रहे हैं। वो सही और गलत के निर्धारण के लिए तो फिर वो नीतिशास्त्र और नैतिकता के उस दायरे में उनको बांधना पड़ेगा हमें। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं कि सभी नीतिशास्त्र मूल्य है, बिल्कुल, लेकिन सभी मूल्य नीतिशास्त्र नहीं है, क्योंकि अगर कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा ना, तो आप उसको नैतिकता के दायरे में नहीं बांध सकते वहां पे कि आप सही हो या गलत हो। ये बात समझ में आई? आप नहीं आई? ये बताइए आप
सब बच्चों को अच्छे से समझ में आई है ना? मैसेज में देख रहा हूं। ठीक है काजल शर्मा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, राइट, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट राइट है, वेरी गुड, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, चलते हैं फिर आगे, थोड़ा और आगे चले। तो हमने एक, अगर मैं इसको वेन डायग्राम में दिखाऊं तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं क्या स्टूडेंट, कि ये तो बाहर वाला गोला हो गया हमारा मूल्य, और मूल्य के अंदर ही क्या आ गई हमारी ये नीति शास्त्र, यानी कि दायरा किसका बड़ा है? मूल्य का। नीति शास्त्र नैतिकता इसके अंदर आएंगे। तो व्यापक एक जो धारणा है, व्यापक एक जो कंसेप्ट है वो मूल्य है। इस बात को ध्यान रखना। देखो मेंस में अगर कभी भी वैल्यू टाइप के क्वेश्चन आने लगे तो इस तरह का जो बेसिक, ये पूरा सब्जेक्ट ना बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग का है, जिसने जितना अच्छे से समझा इसको, क्योंकि ये शब्द ही आपको यूज करने हैं पूरे एग्जाम में। तो अभी तक हमारे नैतिकता, नीतिशास्त्र और मूल्य, ये तीनों चीजें हमने बहुत अच्छे से देख ली। चले अब थोड़ा आगे। तो आ गया ये जो हमारे महत्व को बताए, मूल्यांकन में मदद करे, वो होते हैं वैल्यूज। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया बिलीफ। यहां ये क्लास डेली होगी, डेली बेसिस पे क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, कंप्लीट। ओके, किसी भी तरह का डाउट मत रखना आप अपने सामने। अब आते हैं हम बिलीफ पे। देखो पहली स्लाइड आपको याद होगी ना, बीच में मैंने क्या दिखाया था, आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से। ये देखो बीच में क्या था, एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज। तो तीनों शब्द को समझ गए ना अभी हम, कारण समझ गए ना, वैल्यूज कोर में, फिर मोरालिटी, एथिक्स, ये तीन तो हम समझ चुके। अब हम चल रहे हैं किस पे? बिलीफ पे। ओके चलते हैं, चलो। ये आ गया हमारा बिलीफ। डेली टाइमिंग इसका 11:30 ही रहेगा, और अगर कभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कोई किसी तरह का टेक्निकल इश्यू होता है, तब हम आपको बता देंगे। हाँ, आज ये फर्स्ट क्लास है काजल शर्मा, आज फर्स्ट क्लास है ये। ठीक है, अब आते हैं हम बिलीफ पे। ये देखो, चले देखो, अब बिलीफ आपने शब्द सुना होगा, विश्वास। क्या है? एक विश्वास, एक आंतरिक भावना या विचार है। आपके अंदर की कोई अंदर की एक भावना या विचार है जिसे हम सच मानते हैं, जिसे हम क्या मान रहे हैं? सच मानते हैं, भले ही वह विश्वास अप्रमाणित या तर्कहीन हो। देखो यहां बहुत फाइन लाइन है ये। विश्वास क्या है? अंदर की हमारी एक भावना है, या कोई विचार आ रहा है हमारे मन में, हमें लगता है यार ये बात तो बिल्कुल सही होनी चाहिए, या ये बिल्कुल सही है, चाहे वो विश्वास आपका प्रमाणित, अप्रमाणित हो या तर्कहीन हो। कैसे? जैसे एग्जांपल देता हूं, आप अगर बोलो कि भाई मेरे लिए तो येलो जो शर्ट है वो क्या है? लकी है। येलो शर्ट, पीले रंग की शर्ट मेरे लिए लकी है। यह आपके अंदर का एक विश्वास और भावना आ रही है। आपको क्या लग रहा है? लकी है। क्या आपके पास इसका तर्क होगा या प्रमाणित कर पाओगे? या आप बोलो कि आज कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार है, या आज शुक्रवार है, या मेरे लिए तो 20 तारीख बहुत लकी है। तो क्या आपके पास इस वजह को प्रमाणित करने के आधार है, तर्क है कि क्यों 20 तारीख आपके लिए लकी है, या येलो शर्ट क्यों लकी है, थर्सडे क्यों लकी है? बस आपको लग रहा है अंदर से कि हाँ ऐसा है। मतलब ये प्रमाणित भी हो सकती है और अप्रमाणित भी हो सकती है। इतनी बात समझ में आई? कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा सुशांत पांडे, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले आप। हाँ ये क्लास डेली होगी सलोनी। ओके, तो फिर वापस आते हैं। देखो तो उदाहरण, एक तो मैंने उदाहरण बता दिया, आपको लगता है कि आप जो बोल रहे हो, सोच रहे हो सही है। उसके बाद इसको उदाहरण, जैसे आपने बोला कि सभी व्यक्ति समान हैं, क्या ये विश्वास होने से सारे व्यक्ति समान हो जाएंगे कि सारे लोग समान हैं? नहीं। तो यह एक मानसिक अभिव्यक्ति है, विश्वास, जो विचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्तंभ है। मतलब ये ओवरऑल आपके मेंटल एक्सप्रेशन है, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। और जो आपकी थॉट प्रोसेस है
उसमें ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। देखो कोई भी चीज शुरुआत तो कहां से होगी ना, आपके अंदर विश्वास आएगा ना कि मैं आईएएस बन सकता हूं, ये विश्वास है। देखो विश्वास को समझने में यहां गलती मत करना, आपको ये बिल्कुल बेसिक थॉट है जहां से आप शुरुआत करते हो आगे बढ़ने की, और हो सकता है वो सही भी हो या गलत भी हो, ठीक है। जो सही सोच से, सही मेहनत से, सही उससे आगे बढ़ेगा, ठीक है, ओके, तो वो जल्दी पास हो जाएगा। तो विश्वास क्या हो गया, आंतरिक भावना। और विचार प्रक्रिया में अलग अलग विश्वास सम्मिलित होते हैं। तो देखो जब भी कोई एक थॉट प्रोसेस होती है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग विश्वास सम्मिलित होते हैं। अब थोड़ा सा इस पे मैं आपसे एक एक्सरसाइज कर लेता हूं थोड़ी सी, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे आपके लिए नई एक स्क्रीन लगाता हूं, फिर यहाँ पे देखो विश्वास को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा विश्वास, विश्वास हमने क्या देखा, आंतरिक भावना है या सोच है जो हमें लगता है सत्य है, और वो प्रमाणित भी हो सकता है और अप्रमाणित भी। हमने जैसे देखा, अगर मैं कहूं कि 7 नंबर लकी है, वो प्रमाणित हो भी सकता है या नहीं भी, कुछ लोग हो सकता है इतने सारे आधार बताए, लेकिन वो मतलब उसको आप कह नहीं सकते। अब विश्वास दो तरह का होगा, या तो वो वीक होगा या वो स्ट्रांग होगा। भाई कुछ चीजों को तो आपको लगता है यार नहीं ये तो होकर ही रहेगा, मैं तो आईएएस बन के ही रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी कर ले, मुझे आईएएस बनना ही बनना है। और एक बोलेगा भैया बन भी सकते हैं, देखेंगे, मटेरियल मिल गया, अच्छी गाइडेंस मिल गई, कोचिंग मिल गई तो बन जाएंगे। तो यानी कि आपकी शुरुआत वीक से हो रही है या स्ट्रांग से हो रही है। एक बात तो ये भी होती है कि जो विश्वास होगा वो मजबूत है या कमजोर। अब जैसे एग्जाम्पल, कौन से विश्वास कमजोर होते हैं, एक एग्जाम्पल, आपने किसी दूसरों की बात सुनी, किसी दूसरे से कोई बात सुनी आपने, और एक कोई आपने खुद देखी, किस पे आपको ज्यादा यकीन होगा? आप खुद ही बताओ कि एक ऐसी घटना है जो, एक तो जो किसी दूसरे ने आपको सुनाई, और एक ऐसी घटना है जो आपने खुद देखी, किस पे आपको ज्यादा यकीन होगा, कौन सा बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग होगा? जो आपने देखी, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका क्या बन गया, स्ट्रांग। इसमें आपके इमोशंस भी आके ऐड हो गए अब आपके, ठीक है। तो इसमें क्या हो गए, इस वाले विश्वास में तो क्या आ गए, इमोशन भी और ऐड आके हो गए, आपने खुद भी देख लिया उसको, ठीक है। यानी कि आपने देख लिया और समझ लिया, तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो गई क्या घटना, ठीक है। तो यानी कि उसमें क्या हो गई कि जब आपके विश्वास में, जब आपके विश्वास के साथ इमोशन जुड़ जाएंगे, तब वो आपके वैल्यू बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। वैल्यूज देखो बनते कैसे है, हमारे लिए क्या चीजें महत्व की है, क्या नहीं है। मेरे को लग रहा है मेरे सारे काम थर्सडे वाले दिन बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरे वैल्यू सिस्टम भी कैसे जनरेट होने लगे यार, कोई भी काम शुरू करूंगा तो थर्सडे को करूंगा, वहां जाऊंगा तो ये करूंगा, पढ़ाई की शुरुआत करूंगा, अच्छा टाइम टेबल बनाऊंगा तो उस दिन से। तो यानी कि आपकी चीजें, वैल्यूज क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं, जब आपके स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ इमोशन अटैच हो जाते हैं, ओके। अब जब वैल्यू हो गए, तो वैल्यू से आपका क्या, आपको पता लग जाता है क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय है। तो वहां से आपके मन में आएगा कि मैं किसी काम को करूंगा या नहीं करूंगा, कैसे करूंगा या नहीं करूंगा। यहां से आपके एक एटीट्यूड डेवलप हुआ आपका, इससे, किससे, वैल्यू से। तो ये हमने बोला एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज को देखने का नजरिया, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं। तो आपका विश्वास चला, वीक हुआ, स्ट्रांग हुआ, उसमें इमोशंस जो जुड़े तो वैल्यूज बन गए, वैल्यूज से आपका एटीट्यूड डेवलप हुआ कि भाई अच्छा, हमने सब कुछ एथिक्स पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से नवीन सर ने पढ़ा दिया, यूपीएससी में 130 नंबर भी आ गए, 40 भी आ गए, सिलेक्शन भी आ गया। अच्छा, तो हम नवीन सर तो ये उम्मीद करेंगे कि भैया ये बच्चा इतना अच्छा एथिक्स में नंबर लेके आया, मेरे से पढ़ा, 140 नंबर लेके आया, 150 लेके आया, हाईएस्ट लेके आया, ये तो अब करप्शन बिल्कुल नहीं करने वाला लड़का, ठीक है। तो यहां के बाद व्यवहार की ओर चलेंगे हम, ये व्यवहार की ओर चले। यानी कि व्यवहार क्या होता है, जो आप कर रहे, ये तो क्या है, एटीट्यूड, क्या करोगे, और व्यवहार आप क्या कर रहे हो।
या कैसे कर रहे हो। तो क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसा आपका एटीट्यूड होता है वैसा आपका व्यवहार हो? आप मुझे बताइए, क्या आप जैसा सोचते हो हमेशा वैसा ही करते हो? बताइए, क्यों नहीं करते? भाई आपको किसी ने, किसी के परिवार में क्या किसी को गुंडागर्दी सिखाई गई है? किसी का मर्डर करना सिखाया गया है? चोरी सिखाई गई है? बेईमानी सिखाई गई है किसी के परिवार के मूल्यों में? किसी स्कूल ने सिखाया, किसी कॉलेज ने सिखाया? नहीं सिखाया ना। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका वैल्यू बना, जो आपकी सोच बनी, सेम वैसा ही व्यवहार हो, क्योंकि बीच में कौन रोल प्ले कर रहा है? परिस्थितियां। ये देखो, हमें अब देखना होगा कि कौन सी परिस्थितियों में आप व्यवहार कर रहे हो। तो जब तक परिस्थितियों को नहीं देखा जाएगा, देश काल कैसा व्यक्ति है, ठीक है, तब तक उसकी क्या हो गए, एटीट्यूड और व्यवहार के बीच की साम्यता पे डिपेंड करेगी परिस्थितियां, कौन सी परिस्थितियों में आपने वो काम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद इस व्यवहार से, ठीक है, इस व्यवहार से आपके फिर क्या होता है, विश्वास को फीडबैक जाएगा। जैसा आप व्यवहार करोगे उस व्यवहार का आपके मन पे, सोच पे, विचार पे प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक साइकिल हमारा ये बना। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अभी तक समझ में आया या नहीं, क्योंकि थोड़ा और बारीक चीजें समझाने वाला हूं मैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। हमने देखा कि विश्वास से हमारे इमोशंस बने, फिर वैल्यूज, फिर एटीट्यूड, फिर व्यवहार हुआ। लेकिन जो हमारा एटीट्यूड और व्यवहार के बीच में क्या हुआ, यहाँ गैप आ गया। सर ने तो बहुत अच्छा एथिक्स पढ़ाया था, 150 नंबर आया था, पता लगा 4 साल बाद ही करप्शन में पकड़े गए आप। तो यानी कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में सिचुएशंस आ गई, कुछ ना कुछ तो रोल प्ले किया होगा ना। एक एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि एथिक्स में हमारा जो कंटेक्स्ट जिसको बोलते हैं, संदर्भ, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने क्या सीखा, कितना सीखा, सारे वैल्यूज है, एटीट्यूड भी डेवलप हो गया, लेकिन आपका कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा, किन परिस्थितियों में आप काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के साथ, आप सड़क पे जा रहे हो और रास्ते में आपने देखा, आपको पता चला कि एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट में किसी इंसान बहुत ज़्यादा चोटिल हो गया, ठीक है। उसके बाद चोटिल हो गया, आपको लगा चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो रोजाना हजारों एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई बात नहीं, एम्बुलेंस आएगी और ले जाएगी। ओके, इतना। लेकिन अगर आपको पता चले वो एक्सीडेंट होने वाला इंसान आपका भाई, बहन, माँ, बाप में से कोई एक है, अब आप बताओ आपका जो एटीट्यूड, जो आपकी सोच है और जो व्यवहार है, बदलेगा या नहीं बदलेगा? आप सारे काम छोड़ के बोलोगे नहीं भाई, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे रिश्तेदार हैं, भैया मैं इनकी मदद करूंगा। तो कंटेक्स्ट क्या, संदर्भ क्या है, प्रभाव पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। सड़क पे 2 मूर्तियां पड़ी है, ठीक है, 2 मूर्तियां पड़ी है सड़क पे। मैं यहाँ पे एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। सड़क पे 2 मूर्तियां पड़ी है, 2 मूर्तियां हैं, ठीक। मैं कहूं एक राम की है, एक राम जी की है भगवान, और एक रावण की है। अब मैं कहूं आपको उठानी हो तो कौन सी मूर्ति आप उठाओगे? सबसे पहले अगर कोई एक मूर्ति उठानी हो तो कौन सी उठाओगे? कौन सी उठाओगे? सीधी सी बात, आपने बताया राम जी की उठाएंगे, क्यों? भगवान राम है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ इतने अच्छे भी लोग होंगे, भाई कोई बात नहीं, राम जी की भी उठाएंगे और बाद में रावण जी की भी उठा देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो राम जी की मूर्ति जो सिर्फ मिट्टी की बनी है और रावण की मूर्ति हीरे की बनी है, अब आप बताओ, क्या अब भी रावण की मूर्तियां नहीं उठाओगे? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर राम जी की तो उठाएंगे ही, राम जी की भी उठा लेंगे। क्या हो गया? अब कंटेक्स्ट, वो परिस्थितियां ही बदल गई जिसमें आप एक्ट कर रहे थे। ये बात समझ में आई कि आपको बिलीफ वाली, जो बिलीफ का हमने एक साइकिल देखा, ये बिलीफ था, ठीक है, यहां से ये वीक था, स्ट्रॉन्ग था, इसमें फिर हमने इमोशंस जुड़े हमारे, तो हमारी क्या बनी? वैल्यूज बनी,
वैल्यू से हमारा एटीट्यूड बना, और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग संभवतः हम मोस्टली क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। लेकिन यहां बीच में हमारी क्या परिस्थितियां रोल प्ले करती है, और फिर ये बिहेवियर का फीडबैक जाएगा आपके बिलीफ पे। ठीक ना, ये बात समझ में आई। अब एक चीज और देखो, अभी तो जो हमने ये पूरा साइकिल देखा है ना, हमने ये देखा है कि जो बिलीफ से हम व्यवहार की ओर जा रहे हैं यहाँ, और ये फीडबैक दे रहा है, क्या इसके अपोजिट भी संभव है? देखो एक सिचुएशन और देखते हैं। देखो जब तक इतने फाइन लेवल पे डिस्कशन नहीं होगा ना एथिक्स का, ये रोल प्ले आपको हेल्प नहीं करने वाला। ये सारी चीजें शब्द समझने होंगे। इंटरव्यू में कहाँ फंसोगे आप? ऐसे ही तो फंसोगे। ठीक है, ये अभी से समझना शुरू करो। अभी तक हमने देखा कि जो भी हो रहा था बिलीफ, हमने देखा बिलीफ से हम बिहेवियर की ओर जा रहे हैं। मतलब आपका विश्वास किधर ले गया आपको? आपके व्यवहार तक। भाई अगर एटीट्यूड में और बिहेवियर में साम्यता है तो क्या होगा? जैसा विश्वास बना वैसा ही वैल्यू बने, वैसे ही एटीट्यूड बना, वैसा ही बिहेवियर कर दिया अगर सिचुएशन अनुकूल थी। क्या एक सिचुएशन आपने ऐसी नहीं देखी, कई बार व्यवहार भी आपके विश्वास को जन्म देता है? व्यवहार से विश्वास। आप में से ये बताओ कितने लोगों को लगता है कि जैसा आपका व्यवहार होता है आपका विश्वास भी वैसा हो सकता है? देखो इस गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही है ना, वो सब कनेक्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। इतनी सारी प्रोग्राम स्कीम्स क्यों लेके आती है, पॉलिसीज क्यों बनती है, ये सिर्फ आपको फिलोसफिकल एथिक्स पढ़ाने नहीं जाने वाला मैं, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल जो आपके करंट अफेयर से लिंक होगी चीजें। देखो व्यवहार से भी आपका विश्वास बनता है। कैसे? छोटा बच्चा है, आपने उसको 2 साल का या 3 साल का उसको डेली सुबह आपने क्या करना सिखाया? भगवान के सामने बैठ के घर में परिवार में आप आरती करते हो, पूजा करते हो, जिस भी धर्म से आप हो वो उस तरह का आपने, उस तरह से ईश्वर को आप याद करते हो। वो छोटा बच्चा है। अब उसको ये बताओ, उसका कोई विश्वास तो है नहीं अभी, वो तो बस जैसे पेरेंट्स बैठा है, बच्चा भी हाथ जोड़ के या जिस भी फॉर्म में वो ऊपर वाले को याद कर रहे हैं वो भी बैठ गया। लेकिन देखो लगातार बच्चा अगर 2, 3, 4 साल, 5 सालों तक लगातार अगर अपने परिवार के साथ बैठ के रोजना सुबह इसी तरह के व्यवहार का अनुसरण कर रहा है, तो क्या उसका एक विश्वास रचित नहीं होगा क्या कि ईश्वर है, ईश्वर मदद करता है, वो हमें अच्छाई के रास्ते पे चलाता है? बताओ, सीधी सी बात है, होगा। तो यानी कि व्यवहार भी विश्वास को प्रभावित करता है। ये फीडबैक दोनों के बीच में है। सिर्फ बिलीफ आपके बिहेवियर को प्रभावित नहीं कर रहा, आपका बिहेवियर भी आपके बिलीफ को निर्धारित करता है। ओके, आया इतना समझ में आपको? चलते हैं आगे। तो ये देखा हमने बिलीफ को। तो उम्मीद कर रहा हूं अगर कोई ऐसे आ जाए, देखो ऐसे कैसे आते हैं, जैसा विश्वास होते हैं वैसे मूल्य बनते हैं, जैसे मूल्य होती है इंसान की वैसी अभिवृत्ति होती है, और जैसी अभिवृत्ति होती है वैसा व्यवहार होता है। अब ये बताओ अगर ऐसा कोई ऐसे आ गया तो आप इस पूरे साइकिल को समझ गए या नहीं समझे? अब आप ये बताओ, अगर इस टाइप के ऐसे आते हैं तो आई होप कि आप उसको हैंडल करने की सिचुएशन में आ जाओगे। ओके, अब ये देखते हैं आइडियल्स आए। नेक्स्ट आया हमारा आइडियल्स, आदर्श। तो आदर्श क्या होते हैं? हम जिसकी आकांक्षा रखते हैं, अर्थात क्या बनना या होना चाहते हैं, मतलब लाइफ में हमें करना क्या है, होना क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल्स बोलते हैं। उदाहरण जैसे मैं एपीजे कलाम जैसा बनना चाहता हूं, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये आपका क्या हो गया? एक आदर्श हो गया कि आप कैसा होना चाहते हो, वो आइडियल्स हुए आपके। फिर चलते हैं वर्च्यू। देखो सद्गुण बोलते हैं जिनको हिंदी में। यह ग्रीक शब्द एरेट से व्युत्पन्न हुआ है। देखो एक ग्रीक शब्द किससे? एरेट से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है उत्कृष्टता, एक्सीलेंस। मतलब आपको मानवीय हर क्षेत्र में एक्सीलेंस की ओर जाना है, वो आपका सद्गुण। जैसे इस प्रकार सद्गुण का अर्थ है उत्कृष्टता से, अर्थात यह मानवीय उत्कृष्टता से संबंधित है। मानव जीवन में आपको कितना ज्यादा एक्सेल करना है, कितना एक्सीलेंट होना है, वो उत्कृष्टता से संबंधित है वर्च्यू। और सद्गुणों को फिर ये वर्च्यू आते कहां से है?
सद्गुणों को अभ्यास एवं प्रयत्न से अर्जित या प्राप्त किया जा सकता है। लाभ रेगुलर आप क्या करते हो, उसके लिए प्रैक्टिस करते हो, एक्सरसाइज करते हो, होता है ना। आप बार बार जैसे टूथब्रश करते हो, आपने बचपन में बच्चे को करना सिखाया जाता है, वो रोजाना सुबह पहले तो खुद नहीं करता, फिर आप उसको सिखाते हो, तो करते करते बड़े हो गए हो, आज आप डेली ब्रश कर रहे हो। या जो बार बार अभ्यास से जो आपके अंदर चीजें आई, वो हो गया आपका वर्च्यू। आप बार बार अच्छे कामों का, ईमानदारी का, सत्यनिष्ठा का, इन सारी चीजों का बार बार अभ्यास करोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका वर्च्यू बन जाएगा। इसी तरह से बार बार अगर आपने एक ही सब्जेक्ट पे, सपोज करो पॉलिटी को आपने 50 बार पढ़ दिया, तो इतनी बार एक्सरसाइज कर दोगे ना, तो वो आपके अंदर आ गई, वो गुण बन गया। पॉलिटी में आपसे कुछ ही पूछे, ठीक है, वो आपको एक्सेल कर दिया उसने। तो ये याद रखना, ये अभ्यास से और प्रयत्न करने पड़ते हैं तभी आते हैं। आपको हार्डवर्क का, आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब वो आपके अंदर आएगा। कुछ बोलते सर हमसे तो हार्डवर्क ही नहीं होता, 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाता, अभ्यास ही नहीं कर रहे, 2 दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, सुबह उठा ही नहीं जाता, अभ्यास कितना किया उठने के लिए आपने। तो ये वाली चीज है वे। अतः सद्गुण वे मानवीय गुण है जो व्यक्ति को उसके आदर्श तक पहुंचने में मदद करते हैं। अभी हमने क्या बोला था, आइडियल्स, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो जैसे हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, तो हमारा आदर्श हो गया। तो उन तक पहुंचने के लिए फिर हमें क्या, कुछ अभ्यास करने होंगे, कुछ प्रयत्न करने होंगे, तभी तो उस उत्कृष्टता तक पहुंचोगे। तो अगर एपीजे कलाम आपके आदर्श है, जैसे यहाँ मैंने दिखाया भी है, ये देखिए उदाहरण, यदि कलाम जी आपके आदर्श है तो सद्गुण होंगे वैज्ञानिक सोच, तार्किकता। तो भाई जैसे सोच, जैसे गुण कलाम जी के अंदर थे, वैसे ही सोच, वैसे गुण आपके अंदर आएंगे। आप उनका लगातार अभ्यास करोगे तो आप भी उनके जैसे तार्किक हो जाओगे, आप भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हो जाओगे। तो सद्गुण क्या हो गए हमारे, वे क्या हो गए, जो आपको उत्कृष्टता की ओर लेके जाए। तो आपका जीवन में जैसा आइडियल होगा, उन आइडियल्स तक पहुंचने में आपके वर्च्यू मदद करते हैं। अब आप देखो, आपने वेलफेयर स्टेट का आइडियल बना दिया। देखो वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य है क्या भारत? तो इस लोक कल्याण तक कब पहुंचेंगे भाई? जितने भी संसाधन हैं हमारे, उन संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, होगा। और वो बेहतर उपयोग कब होगा? जब प्रशासक और जो हमारे राजनेता है, जो उन संसाधनों को इस्तेमाल करते हैं, उसमें उनकी भूमिका है, वो ईमानदार होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, वो सत्यनिष्ठ होंगे, वो समयबद्ध होंगे, वो दक्ष होंगे, ठीक है। अच्छे मैनेजरल उनके पास गुण हो गए। तो क्या हुआ, आपको आपके आइडियल तक पहुंचने में कौन मदद कर रहा है? वर्च्यूज। अगर करप्शन सिस्टम में है, क्यों रोकना है हमें करप्शन को? क्योंकि वो आपके उस आइडियल तक पहुंचने में आपको रोक रहा है। इसलिए हमें किसका सद्गुण डेवलप करना है? हमें करप्शन को रोकने के लिए हमें डेवलप करना है ऑनेस्टी, ईमानदारी। हमें क्या डेवलप करना है? इंटीग्रिटी, ठीक है। ये गुण भी है और ये मूल्य भी है, ठीक है। आया ये समझ में? आगे चलते हैं। तो वर्च्यू समझ में आ गया। आगे ये देखो, अब आया एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना के प्रति पसंद या नापसंद से संबंधित पक्ष या भाव है। मैं कहूं कि सामान्यता एटीट्यूड का गलत अर्थ लेते हैं आम जीवन के अंदर। हम बोलते हैं तू तो बड़ा एटीट्यूड में चल रहा है, या तू तो बड़ी एटीट्यूड में है, बहन भाई जो भी है, दोस्त किसी का बोलते हो ना आप। लेकिन वो एटीट्यूड एक्चुअल में है क्या है? एटीट्यूड है आपका नजरिया किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति, किसी घटना के प्रति। जैसे करप्शन के प्रति, मैं कहूं भ्रष्टाचार के प्रति आप कैसी सोच रखते हो? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनमें से जो भी है वो आपका क्या है? नजरिया जो आपका है, वो हो गया आपका एटीट्यूड। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? किसी भी भ्रष्टाचार एक गलत गतिविधि है, इसको हम
नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारा एटीट्यूड हो गया ये गलत है। अगर कोई चीज सही है, जैसे मैं कहूँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो आपको शौचालय इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, आप बोलोगे करने चाहिए, तो एटीट्यूड बन गया आपके प्रति। और जो नहीं कर रहे उनका नेगेटिव एटीट्यूड है उसके प्रति। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, घटना के प्रति आपका नजरिया क्या है, वो है आपका एटीट्यूड। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आया ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार। देखो मानव व्यवहार क्या होता है। मानव व्यवहार मानव द्वारा प्रदर्शित विभिन्न प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। आपने क्या क्या रेस्पॉन्सेस दिए, आपके रिएक्शंस क्या है, वो है जो संस्कृति, किसी भी संस्कृति से, दृष्टिकोण से, किसी भावना से, नैतिकता से, मूल्यों से, अनुसरण से प्रभावित होता है। याद आया क्या? वो बिलीफ वाला ही घुमा दो फिर से। बिलीफ था, बिलीफ से वैल्यू, वैल्यू से क्या आया था? एटीट्यूड, एटीट्यूड से क्या आया था? बिहेवियर। ये आया है ना पूरा। तो इस बिहेवियर पे अल्टीमेटली प्रभाव किसका पड़ रहा है? आप कैसा करोगे? संस्कृति का। अगर आप एक डेमोक्रेटिक देश के निवासी हो, आप लोकतांत्रिक मूल्यों में, समानता में, स्वतंत्रता में यकीन करते हो, ठीक है, तो आप क्या नहीं करोगे? अत्याचार नहीं करोगे, किसी को बंधक नहीं बनाओगे, ठीक। तो ये सारी चीजें है आपकी संस्कृति का। आपकी संस्कृति दया, प्रेम, सहिष्णुता की है, तो आप लोगों के साथ व्यवहार भी वैसा करोगे। आप लेकिन एक ऐसे परिवेश में पल रहे हो, बढ़ रहे हो, जो पहले से ही क्या है, उसका जो वातावरण है, अगर कोई भ्रष्ट गतिविधियों को आप लगातार बचपन से देखते आ रहे हो, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इंडिया में ऐसा कोई देखे बचपन से ही भ्रष्ट जो गतिविधियां है, तो आपके जो संस्कृति डिसाइड करेगी कि आपका व्यवहार कैसे होगा, आपका चीजों के प्रति दृष्टिकोण, आपकी भावना क्या है। कुछ लोग दहेज प्रथा को सही मानते हैं और कुछ लोग गलत मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी नैतिकता, सही और गलत के आपके मानदंड क्या है, किन किन मूल्यों को आपने देखा है, परिवार से सीखा, समाज से सीखा, स्कूल से सीखा, उनका उनका भी असर आएगा आपके व्यवहार पे। आप में से देखो, यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी तक मतलब जो एक सामान्य मानव व्यवहार है, आपका कोई ना कोई बचपन में एक टीचर जरूर फेवरेट रहा होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप बहुत लाइक करते हो, और जब भी कोई गलत काम करने आप जाते हो तो आपको लगता है यार नहीं, अगर उनको पता लगेगा तो कैसा होगा, वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। तो यानी कि आपके व्यवहार पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? दृष्टिकोणों का, आपकी नैतिकता का, मूल्य जो आपने उन टीचर से, जिनसे आप प्रभावित हुए, जिन मूल्यों को आपने उनसे सीखा, वो प्रभावित कर रहे हैं आपके व्यवहार को। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है ना सभी को? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बार बार फ्लो में रहता हूं तो बहुत सारी चीजें। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो ये हो गया हमारा व्यवहार। और हमने देखा व्यवहार का भी बिलीफ पे प्रभाव पड़ता है और बिलीफ का भी व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, आपने शब्द सुना होगा कन्वेंशन। ये कन्वेंशन, इसको चलन या रिवाज बोलते हैं। तो ये होते क्या है? ये अलिखित कानून होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना एक चलन है। ये तो एक कहीं लिखित नहीं है। जैसे विपक्ष के नेता का पद, जो विपक्ष का नेता का जो पद है वो क्या है? एक चलन ही तो है, कोई लिखा थोड़ा ही ना है वो संविधान में, बस वो अलिखित है लेकिन परंपरा में आता जा रहा है वो आपके लगातार। तो ये हो गए आपके कन्वेंशन। एक और देखो, एक एग्जांपल में बताता हूं। आप आप कहीं भी जाते हो, किसी मंदिर के सामने से आप गुजरते हो, तो आप में से बहुत सारे लोगों का श्रद्धा से सर झुक जाता है। गुरुद्वारे से जाओगे वहां भी झुकेगा, मस्जिद के सामने से जाएंगे, अलग अलग जिनके धार्मिक विश्वास है, मान्यता है, उसके अकॉर्डिंग झुकता है। क्या ये बताओ किसी ये उसमें लिखा है? नहीं लिखा ना, बस वो व्यवहार में है। या कई बार हमारे माँ बाप हमें कुछ ऐसे बोलते हैं, भाई बड़ों के पैर छूने चाहिए, दादाजी को राम राम करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। ये कहीं लिखित नहीं है, बस ये क्या है? एक परंपरा में आ गए ये। अब तो ये ऐसे जो अलिखित कानून है उनको बोलते हैं कन्वेंशन। फिर आए ट्रेडिशन। जब चलन, यानी कि ये ऊपर वाला चलन और रिवाज 3 से 4 पीढ़ियों तक चलते चले जाते हैं। एक पीढ़ी होती है 25 साल की। इसका मतलब जब कोई भी चलन और रिवाज 75 से 100 सालों तक कंटिन्यू चलता है, तब वो क्या बन जाता है? प्रथा।
आप देखो सती प्रथा थी, वो सती चलन नहीं था, सती प्रथा, यानी कि वो पीढ़ियों से आ रही थी वो बुराई। आई ये बात समझ? तब वे प्रथाएं बन जाती है, जैसे वकीलों द्वारा ब्लैक कोट का पहनना। क्यों? पहले से ही वो जिस परंपरा से वो आया है, ब्रिटिश परंपरा से, तो वो क्या हुआ, लगातार वो पहनते थे, आपने भी पहनना शुरू कर दिया। पुलिस के द्वारा, जैसे भारत में पुलिस क्या करती है, एक वुलन कैप पहनती है सर पे। लेकिन वो तो क्या है, इंडिया का तो क्लाइमेट क्या है, अगर 3 महीने छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा साल भर जो समर सीजन रहता है हमारा, 7-8 महीने। लेकिन क्यों एक वो प्रथा बन गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो उस टाइम के जो पुलिस कर्मी थे, वो ब्रिटेन में रहते थे, ठंड होती थी तो सर पे एक वुलन कैप रखते थे वो। लेकिन इंडिया में क्या रहे, वो एक चलन बन गया कि वो कैप भी लगातार चलती जा रही है, वकीलों की वो ड्रेस लगातार चलती चली जा रही है। तो ये है हमारे ट्रेडिशन। कन्वेंशन जब 3 से 4 पीढ़ी तक जाएगा तब वो ट्रेडिशन बनेगा। ओके, अब आते हैं मूल्य और उनके प्रकार। मूल्य और उनके प्रकार के बारे में, मूल्य वे मानक है जो किसी व्यक्ति, देखो मूल्यों को डिफाइन तो हम कर ही चुके, जो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की वांछनीय, वो जरूरी है हमारे लिए या नहीं, उसके इवैल्यूएशन में या डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करता है वो है वैल्यूज। अब इनके प्रकार क्या है? मूल्यों के प्रकार: व्यक्तिगत मूल्य, मानवीय मूल्य, आर्थिक मूल्य। अलग अलग मूल्य हो सकते हैं ना। तो व्यक्तिगत मूल्य क्या होंगे? ऐसे सिद्धांत और विचारधाराएं जिनका व्यक्ति अपने जीवन में अनुसरण करता है, जैसे आत्म अनुशासन। आपको क्या लगता है कि मैं डिसिप्लिन बनूंगा? क्यों भाई? 12 बजे तक सोओगे तो यूपीएससी नहीं होने वाला। उसके लिए सुबह 6 घंटे की नींद, 6 से 7 घंटे की नींद ही है। 15 घंटे अगर सोओगे, देखो उल्टा कर दोगे ना, 15 घंटे सोना और 7 घंटे पढ़ना तो नहीं होगा। तो आपको क्या करता है, अपने निजी जीवन में इसलिए अनुसरण करते हो क्योंकि आपको लगता है उससे हमें लाभ होने वाला है। तो जैसे एग्जांपल हो गया आत्म अनुशासन, तो क्या है वो? व्यक्तिगत मूल्य हो गया। मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य क्या है? मानव प्रकृति के वे आधारभूत सिद्धांत और विचारधाराएं जो जीवन को सहज और प्रसन्न बनाते हैं, जैसे दया, परानुभूति और संवेदना। तो ऐसे मूल्य जो मानव के, किसके लिए? मानव जीवन को आसान बनाएंगे और उसमें प्रसन्नता लेके आएंगे, उनको बोलेंगे मानवीय मूल्य। फिर है आर्थिक मूल्य, जो आर्थिक क्षेत्र में जिनकी जरूरत है, दक्षता, प्रतिस्पर्धा, योग्यता आदि। इन्हीं सारी चीजों का तो महत्व है आर्थिक क्षेत्र में। कौन जितना ज्यादा दक्ष होगा वो उतना ही आगे एक्सेल करेगा। जोन जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और अच्छा होगा वो उतना आगे बढ़ेगा। जोन जितना ज्यादा योग्य होगा उसको उतने आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये आर्थिक मूल्य है। तो देखो मैंने पहले ही बताया, मूल्य क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन में मदद करते हैं। ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी उसमें हेल्प करते हैं मूल्य। फिर कुछ व्यवसायिक मूल्य होते हैं। किसी व्यवसाय में अगर आप जाओ, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप मान के चलो, तो वहां ईमानदारी, लीडरशिप, पंक्चुअलिटी मैटर करती है ना। भाई आज ही मेरी क्लास 11:30 बजे है, अगर मैं कभी 11 बजे लूँ, कभी 12 बजे लूँ, ठीक है, कोई फिक्स ही नहीं मेरा टाइम, कभी 11:45, आप मेरा वेट ही करे जा रहे हो, तो वो फिर क्या होगा? अनअकैडमी या कोई भी संगठन उसको टॉलरेट नहीं करेगा। तो समय की पाबंदी भी क्या है? एक प्रोफेशनल वैल्यू है, ये करना पड़ेगा आपको। फिर है संविधान में भी कुछ मूल्य है, स्वतंत्रता, न्याय, भ्रातृत्व। प्रस्तावना में बहुत सारे मूल्य दिए हुए आपके। फिर सौंदर्यात्मक मूल्य, जैसे संगीत, सौंदर्य। भाई कुछ लोगों को बहुत सारी साफ सफाई पसंद है, कुछ में आप बच्चों का कमरा बहुत सारा गंदा होगा, लेकिन किसी को लगता है जब तक नीट एंड क्लीन नहीं होगी, एवरीथिंग मेरी बिल्कुल नीट क्लीन नहीं होगी, चेयर अपनी जगह पे नहीं होगी, मैं तो नहीं पढ़ने बैठूंगा। अपने रूममेट से लड़ लोगे आप तो, और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। होता है ना ये सभी। सॉरी। तो वो हो गए सौंदर्य मूल्य। उसके बाद वैज्ञानिक मूल्य है। विज्ञान में जिनको जगह दी जाती है, तर्क, जांच, विश्लेषण, प्रामाणिकता आदि। तो इसके अतिरिक्त उसके बाद नागरिक मूल्य भी है, कुछ आध्यात्मिक मूल्य भी होते हैं, राष्ट्रीय मूल्य भी है, जैसे हम कहे देशभक्ति, राष्ट्रीय अखंडता। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी है, ठीक है, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करोगे,
मानव का शोषण नहीं करोगे, मानव अधिकारों का सम्मान करोगे, ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हो गए। और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मतलब मूल्यों की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। अगर अब एग्जाम में आपसे मूल्य के ऊपर कोई ऐसे आ जाता है तो आप ये बताओ इतने सारे डायमेंशंस पे सोचने में अभी आप कैपेबल हो पाए या नहीं। समझ में आया? अगर ऐसे अगर आ जाता है तो उसके डायमेंशंस को टच कर पाओगे या नहीं? ठीक है। अब अगर पूछा जाए समाज में मानवीय मूल्यों की जरूरत है क्यों? वैसे तो हमने मूल्य को देख ही लिया, मूल्य है क्या, क्या काम करते हैं। भाई क्या वांछनीयता या अवांछनीयता को बताते हैं आपकी जीवन में कोई चीज करने लायक है या नहीं। अब मैं कहूँ समाज को क्यों जरूरत है? भाई समाज को अपना गतिविधियां नहीं चलाना क्या? शांति स्थिरता बनाए नहीं रखनी क्या? वो कहाँ से आएगी? वो मूल्य ही तो गाइड करेंगे लोगों को, भाई ये करना है और ये नहीं करना। तो बस वही काम है समाज में आवश्यकता। ये देखो, मूल्य हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांत है। मूल्य न केवल हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं वरन यह स्वयं में एक आदर्श है और उद्देश्य भी है। आई ये बात समझ में? भाई आपको गाइड कर दिया ना, किसी प्रोफेशनल वैल्यूज है, पंक्चुअलिटी 9 बजे आना है तो आना ही है, तो ये आपके व्यवहार को गाइड कर दिया नहीं मूल्यों ने? भाई पंक्चुअलिटी का मूल्य है। प्रॉफिट अगर बोल दिया भाई 100% जो प्रॉफिट कमा के देगा वो एम्प्लॉय कंपनी में रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे, तो वो क्या है आपके व्यवहार को फिर निर्देशित करना शुरू कर देते हैं। और समाज ने अगर ईमानदारी को सहिष्णुता को अपना मूल्य बना लिया तो फिर क्या होगा? आपको उस ईमानदारी को और सहिष्णुता को फॉलो करना होगा, वरना आपको ये डर रहेगा कि समाज मुझे दंडित ना कर दे। ये बात आई क्या समझ में आपको कि आपके व्यवहार को निर्देशित करने का प्रभाव की योग्यता क्षमता किसके अंदर होती है? मूल्यों के अंदर। भ्रष्टाचार से क्यों डरते हो आप? समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि समाज ने ईमानदारी को वरीयता दी है, सत्यनिष्ठा को वरीयता दी है, इसलिए आपके व्यवहार को निर्देशित कर रहे। ओके, यहां पे मैं आपको देखो एक बहुत अच्छा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक बहुत ही अच्छा डायग्राम देखो, होता क्या है मूल्यों के, अगर बात की जाए मूल्य, तो देखो एक तरफ तो नीति शास्त्र है और ये हमारी नैतिकता। नीति शास्त्र और नैतिकता का अंतर बता पाएगा कोई? ये देखो, ये सही और गलत के सामाजिक और ये सही और गलत के व्यक्तिगत मानदंड। अब आप एक चीज देखो, समाज क्या करता है, यानी कि नीति शास्त्र क्या करेगा? ये कोशिश करेगा कि मानव के इस नैतिकता को प्रभावित किया जाए। कैसे होता है ये देखो, समाज ने क्या बनाए? स्कूल कॉलेज है, ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, इनके जरिए लगातार वो आपको प्रभावित करता है। उसके साथ कानून बनाए, नियम बनाए जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। उसके साथ एक तो क्या कर रहा है ये, इसके पास बहुत सारी एजेंसीज है आपके व्यवहार को प्रभावित करने के लिए। दूसरी, इसके पास बहुत सारे टूल्स भी है समाज के पास। कैसे? या तो अच्छे काम के लिए पुरस्कार, कल ही यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लेके आ जाओ, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला आपके सामने, बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। और कल ही कोई मर्डर कर दो, ठीक है, पता चल जाएगा आपको, यानी कि फिर वो क्या देगा आपको? दंड। तो समाज क्या करता है या नीति शास्त्र क्या करती है? अपनी एजेंसीज के जरिए और अपने टूल्स। तो एजेंसीज तो कौन हो गई? ये स्कूल कॉलेज संस्थाएं। और टूल्स क्या हो गए आपके? पुरस्कार के जरिए, दंड के जरिए वो आपको क्या करता है? नियंत्रित और प्रभावित करने की कोशिश करता है। इधर फिर व्यक्ति भी क्या करता है? ये भी प्रभावित करने की कोशिश करता है। क्यों? राजा राम मोहन राय क्या किया? पूरा समाज तो मानना था क्या सती प्रथा सही है, लेकिन राजा राम मोहन राय ने अपने नेतृत्व के जरिए और परिवर्तनकारी सोच के जरिए इन्होंने भी समाज को प्रभावित किया। ओके, बात करें महात्मा गांधी जी की,
क्या समाज को प्रभावित नहीं किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, तो उन्होंने अपने नेतृत्व के गुण और परिवर्तनकारी सोच के जरिए भी समाज को प्रभावित किया। तो इसलिए आप सिविल सर्वेंट हो, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपकी जो नैतिकता का लेवल, नैतिकता इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, वो उतना उच्च कोटि का हो ना कि जब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओ, काम करो, तो आपके सामने पता लग जाए भैया वो अधिकारी आ गया, उसके वैल्यू बड़े स्ट्रांग है, उसकी मोरालिटी बहुत स्ट्रांग है, वो गलत काम को बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो आप भी, क्यों बोला जाता है आपको चेंज के एजेंट? क्योंकि आपके अंदर जब वो आपको शक्ति दी जाती है, संसाधनों का आपको यूज करने का आपको स्कोप दिया जाता है, तब अगर आपके अंदर नैतिकता का स्तर बहुत ऊंचा होगा तो डेफिनेटली आप उन सारी चीजों को, संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल करोगे, कानून का सही इंप्लीमेंट करोगे। तो इसलिए आपका जो रोल है सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स। मतलब आप कल के भारत को बदलने वाले नेतृत्वकारी गुणों से अगर युक्त हो गए तो वास्तव में भारत की तस्वीर बदल सकती है। इतना सब समझ में आया? चलते हैं अब आगे। ये देखो, तो ये व्यवहार को निर्देशित करने का मैंने बताया कैसे समाज व्यक्ति को और व्यक्ति समाज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब क्योंकि मूल्य पूरे बड़े व्यापक है, ये सारा किसके दायरे में हो रहा है? जैसे हमने शुरुआत में भी देखा था, बड़ा तो क्या था, मूल्य ही थे ना। उसी के अंदर क्या थे? नैतिकता था। मूल्य के अंदर ही नीतिशास्त्र था। मूल्य के अंदर ही सद्गुण, आदर्श वगैरह सब। सबसे बड़ा आपका क्या है? ये मूल्य ही है। तो अब मूल्यों का महत्व क्या है? देखो ये क्या बोल रहा है, इनका संबंध क्या है से नहीं वरन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या महत्व का है हमारे लिए, हमें क्या करे, उससे संबंध है मूल्यों का। दूसरा, यह नैतिक अनिवार्यताओं की अभिव्यक्ति है। नैतिक अनिवार्यताओं की अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है उसको, ये उसका एक इंपेरेटिव है, ये बता रहा है क्या होना चाहिए। ओके, एक सेकेंड, आपके मैसेज आने दिखने बंद हो गए मुझे, एक सेकेंड बस। एक सेकेंड रुकेंगे। और ये मानव जीवन के अंतिम साध्य लक्ष्य अथवा सामाजिक कार्यों के उद्देश्य को बताते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं काम, कहाँ जाना है, क्या करना चाहते हैं। ओके, और उसके साथ ही वांछनीयता और अवांछनीयता के निर्णय में मदद भी कौन कर रहा है? मूल्य ही करते हैं। तो मूल्य अधिक व्यापक हुए। अब मूल्यों की विशेषताएं अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो क्या है? व्यापक क्या है? ये मानव, व्यापक मानव नहीं, मानक है ये हो गए व्यापक मानक जो विभिन्न रूपों में आचरण को निर्देशित करते हैं। तो आपके जो व्यवहार को क्या कर रहे हैं? निर्देशित कर रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है उसके लिए मानक उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल। उसके साथ यह संदर्भ रहित होते हैं, वस्तु, स्थिति और व्यक्ति से परे। भाई ईमानदारी एक मूल्य है तो है, अब कोई इसको अपनाए या ना अपनाए, तो ये यही बात कहना चाह रहा है। और सामान्यता चिर स्थायी और स्थिर होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि एक बार जो आपका वैल्यू सिस्टम बन जाता है, सपोज करो आप ईमानदार हो या आपने कभी इतने बड़े अहिंसक हो, कभी किसी जीव की आप हत्या ही नहीं करोगे, तो ये बोल रहा है सामान्यता एक बार जब आपका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाता है तो वो स्थिर हो जाता है और लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन केवल ऐसी जीवन की घटनाएं ही उसको बदल सकती है जो इतनी गहन हो या व्यापक हो जिसका आप पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़े। एग्जाम्पल के यहाँ देखो कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक के मूल्य में परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध से पहले हिंसा का समर्थन, युद्ध वगैरह खूब होते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद ही अचानक से हृदय जो परिवर्तन हुआ, तो उनको किससे? हिंसा से, वो अहिंसा के जो वैल्यू को उन्होंने वहां पे फिर अडॉप्ट किया। ये समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो ये हो गई हमारी मूल्य की विशेषताएं। अब आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट आज के लिए कि नीति शास्त्र एवं नैतिकता से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। देखो हमने सब नीति शास्त्र क्या था ये सीख लिया, हमने नैतिकता को सीख लिया, नैतिकता का क्या मतलब था एग्जाम्पल के साथ सीखा हमने। और अब हमें बताना है, उदाहरण सहित बताना है कि नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है।
आप में से बहुत सारे बच्चे नए होंगे, आंसर राइटिंग हो सकता है अभी आपने शुरुआत ना की हो, लेकिन एक कोशिश जरूर करना। कल धीरे धीरे मैं 1-2 दिन के बाद एक ऐसी क्लास भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है, क्या उसका एक फॉर्मेट होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। देखो आज हमने बेसिक जितने भी टर्म थे ना, नीतिशास्त्र, नैतिकता, मूल्य, सद्गुण, बिलीफ, ये सारा हमने देखा। आदर्श क्या होते हैं, सद्गुण क्या होते हैं, मूल्यों का क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्यों अपनाए जाते हैं। कल हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और कल सिलेबस डिस्कस करने में कोई भी हिला हवाली नहीं चलेगी, ठीक है। पर्सनल चैट को छोड़ देना। देखो ये एग्जाम है, अगले साल को अगर टारगेट कर रहे हो 21 को, बहुत कम दिन है। फालतू की चैट के चक्कर में मत पड़ना, एक एक टॉपिक मेरे साथ समझने की कोशिश करना। कल की क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद से परसों से हम उस सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। और आज शाम को मैं आपको बता देता हूँ 5:30 PM पे डेली करंट अफेयर्स के नाम से एक नया मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, ऑल इंडिया रेडियो और जितने भी आपके बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वेबसाइट को कवर किया जाएगा, मंत्रालय को कवर किया जाएगा। उसको जरूर देखना कि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर और अभी भी 2020 में भी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो याद रखना, टाइमिंग है 5:30 आज शाम को 5:30 बजे, और रात को 10 बजे मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है ऐप के ऊपर, तो आप उसको भी देखना। ओके स्टूडेंट, गुड लक है। ये आज आप बहुत अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। रोजाना पंक्चुअल रहना, धीरे धीरे व्यवहार बनाओगे। एथिक्स इतना इजी है, आई गारंटी यू। हिंदी मीडियम में हाईएस्ट मार्क्स जो अभी तक नहीं आए वो आपके आएंगे। एक बार बस इसको तसल्ली से पढ़ना, मेरे साथ जो मैं होमवर्क देता रहूं वो होमवर्क भी करते रहना। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें और 10% के डिस्काउंट के लिए मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करना ना भूलें। और उसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को IAS बनने में मदद करें और खुद भी IAS बने। थैंक यू।